नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश की युवा शक्ति को उसकी सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण का जिम्मा उन्हीं के हाथों में होता है और इसके साथ ही सरकार निर्माण का दायित्व भी इन्हीं के हाथों में होता है। ये जो युवा शक्ति होती है वो चुनावों में इतनी महत्वपूर्ण होती है कि जो सारी की सारी पार्टियां हैं इन्हें रिझाने में, इन्हें लुभाने में लग जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार करीब 15 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 45% 18 से 40 के बीच के हैं। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी की गद्दी इस बार भी जवान लड़के लड़कियों की मुट्ठी में है। एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की गद्दी इस बार भी युवाओं की मुट्ठी में है, वो भी 18 से 30 साल वालों की। प्रदेश के 26% वोटर यही हैं। ये वो उम्र है जब यूथ जिंदगी का फैसला करता है, इसलिए ये लोग डिसीजन के मूड में रहते हैं। ये डरते नहीं हैं कि फैसला गलत होगा या सही, इसलिए जिसके हाथ होते हैं पूरे होते हैं और जिनके नहीं होते बिल्कुल भी नहीं होते। इसलिए देश के सबसे बड़े सूबे की चारों पार्टियों की धुकधुकी बढ़ी हुई, क्योंकि वे जानते हैं साल 2007, 2012 और 2017 में क्या हुआ था। बात साल 2007 की। मायावती ने 5 साल में सिर्फ 91,000 नौकरी देने की भूल की। अप्रैल मई का महीना साल 2007, मायावती घूम घूम कर कह रही थी, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। युवाओं निकलो, ये वक्त तुम्हारा है। माया ने प्रदेश के युवाओं को आवाज लगाई कि जात के दलदल से निकलो, हाथी से हाथ मिलाओ, और युवाओं ने मिला भी लिया। हालांकि जब मायावती ने काम शुरू किया तो दिन ब दिन उनके जहन से युद्ध निकलता गया। 5 साल बीत गए, मायावती से ढंग की एक योजना नहीं लॉन्च की जो पूरी तरह से 18 से 30 साल के लिए हो। पूरे कार्यकाल में सरकारी नौकरियां भी केवल 91,000 ही दी गई। नतीजा जानते हैं, जिस मायावती ने 2007 में 403 में से 206 सीटें जीती थी, वही 2012 में सिर्फ 80 सीट पर सिमट गई। आज बीएसपी की बस 19 सीटें हैं। बात साल 2012 की। मुलायम ने समझ लिया सत्ता में रहना है तो यूथ से टक्कर नहीं। साल 2012 के चुनाव प्रचार चल रहे थे। मुलायम सिंह यादव को एक गणित साफ समझ में आ गया था। तब यूपी में 3.8 करोड़ वोटर 18 से 30 साल के बीच के थे। सपा ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। इसमें लिखा था 10वीं के बच्चों को टैबलेट और 12वीं पास करने वालों को लैपटॉप, ग्रेजुएशन तक की लड़कियों को फ्री में एजुकेशन, हर साल 12,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता। 2012 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो सपा ने 224 सीट जीत चुकी थी। मुलायम ने गद्दी अखिलेश को दे दी, ये कह के कि प्रदेश को एक युवा सीएम चाहिए। कार्यकर्ताओं ने गाना बनाया, यूपी का सबसे युवा सीएम आ गया है, लेकिन काम उन्होंने अपने बूढ़े बाप से भी कमजोर किया है। सपा ने पूरे कार्यकाल में उंगली पर गिनने भर के 10वीं के बच्चों को टैबलेट। 2012 से 2017 के बीच सिर्फ 2 लाख युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिली। ये भूल सपा को भारी पड़ गई। जब 2017 का रिजल्ट आया तो सपा सिर्फ 47 सीट पर ही सिमट गई। बात साल 2017 की। एक बूथ 5 यूथ का नारा देकर बीजेपी ने मार ली थी बाजी। 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने भांप लिया था। सत्ता चाहिए तो यूथ को पकड़ो। 2 नारे दिए, यूथ जिताएगा बूथ और एक बूथ 5 यूथ। इसने यूथ का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने पहले से देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा कर रखा था। उसी लाइन को अमित शाह और बड़ी करते गए। 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पता है बीजेपी 403 में से 312 सीटें जीत ली। डैमेज कंट्रोल पर बीजेपी यूथ ब्रिगेड लगा दी है। बीजेपी ने यूथ ब्रिगेड टीम को नवंबर से ही यूपी में काम पर लगा रखा है। रवि किशन, गौतम गंभीर, बबीता फोगाट और तेजस्वी सूर्या इसमें रात दिन
एक किए हुए हैं। आखिर मोमेंट पर बीजेपी ने 1 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए हैं। लेकिन ये एक कदम 2017 के वक्त की सपा की याद दिलाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि युवा शक्ति किसके सिर पर ताज पहनाती है। युवाओं के इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी से, जयेश गुरनानी कांग्रेस से, योगेश सोनी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर आपके पास आएंगे। प्रदीप भटनागर जी, युवाओं के लिए हर राजनीतिक पार्टी मुफीद है, हर राजनीतिक दल सही है, लेकिन चुनाव तक और सत्ता में आने से पहले, लेकिन सत्ता में आने के बाद युवाओं के प्रति जो रुझान है या उनके प्रति जो वादे किए गए हैं वो बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? भागीदारी सबसे बड़ी है। उसको देखते हुए केंद्र से लेकर और राज्यों तक युवाओं को आगे लाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और उदाहरण हमारे सामने, केंद्र में सरकार चलाने में भी, मंत्रियों में, मंत्रिमंडल में भी और राज्य में भी, और राज्य हो चाहे सरकार हो, उन्हें भागीदारी युवाओं की आगे आनी चाहिए। आज युवा भारत का बहुत जागरूक है और शिक्षित और साक्षर बनने में भी आगे आ रहा है। और इस चीज को देखते हुए अगर अपने सरकार को, अपने राज्यों के युवाओं को आगे लाना भी चाहिए। और आपने युवाओं के ऊपर जो बात रखी, युवाओं की भागीदारी या सत्ता में भी बहुत आगे आती जा रही है। देखिए, मैं भी आंकड़ा भी देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा था कि 71 लाख युवाओं ने पंचायत चुनाव के अंदर वोट डाला और 14% भागीदारी सरकार बनाने में युवाओं की। तो युवाओं को ऐसे कोई भी सरकार आए, जो सरकार बैठी है वो नेगलेक्ट नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। युवाओं के लिए काम भी करना पड़ेगा, उनको आगे भी लाना पड़ेगा। इस सरकारों का और राज्य सरकारों का, सरकार हो चाहे राज्य सरकार आने वाली, चाहे राज्य सरकार हो, उनका काम है और वो करना भी चाहिए। और इसमें मैं पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा, सरकार अपनी स्थिरता को आगे लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम में लगी है कि युवाओं को आगे लाके किस तरह से उनको प्रथम पंक्ति में खड़ा किया जाए। उसको लेके ही बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है जिलों के अंदर, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे वो खाद की फैक्ट्रियां, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी इकाइयां आ रही हैं, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो छोटे उद्योग हो, उनको लाके उस प्रणाली को आगे लाने पे काम किया जा रहा है। ठीक है। और उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि 5 वर्ष सरकार को हो गए या सरकार को और 5 वर्ष जो मिलेंगे वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लोगों में दिखाई देगा। और पहली चीज, जब कोविड आया, कोविड में हमारे करीब 33 लाख हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोग जो अपने घर आए, उनके लिए पोर्टल बनाया गया योगी आदित्यनाथ जी ने। आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब 13 लाख लोगों को जो फैक्ट्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनको वो रोजगार मिला। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा। जयेश जी, जब भी बात चलती है कि युवाओं के बारे में, तो हर एक राजनीतिक दल का अभिप्राय ये रहता है कि युवा उनके साथ रहें, चाहे रैली हो, चाहे बैनर हो, चाहे झंडे हो, चाहे नारे हों, हर जगह युवा उनके लिए बहुत मुफीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब सत्ता में रहते हैं राजनीतिक दल, तो युवाओं को उनका साथ नहीं मिल पाता और युवाओं के लिए जो वादे किए जाते हैं वो अधिकांश अधूरे रह जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं, सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लेकिन जब लाठियों से युवा पिटते हैं नौकरी मांगते समय, तब देश के युवा का जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत एक पंक्ति कहकर करना चाहूंगा कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी सकती है उस और जमाना सकता है। तो यह बात तो साफ है कि जिस तरफ युवा निकल पड़ते हैं उस तरफ सियासत खुद ब खुद झुक जाती है। उत्तर प्रदेश में भी अब की बार यही देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 50% जो मतदाता हैं वह युवा वर्ग से आते हैं। तो इस युवा वर्ग को यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी लुभा लेती है और इन युवाओं के लिए एक सकारात्मक सोच जो है वह विकसित कर लेती है, तो निश्चित तौर पर वह सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो सकती है। और हमने देखा है कि 5 साल में अजय बिष्ट की सरकार ने 16 लाख युवाओं की नौकरी खाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जो युवा है वह योगी सरकार के साथ, अजय बिष्ट की सरकार के साथ तो नहीं है।
क्योंकि जब चुनाव आने लगते हैं तभी योगी सरकार को एकाएक याद आता है कि उन्हें नौकरी जो है वह निकालनी है। वह पदों पर नौकरी भी निकालती है, परंतु उन पदों पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भराए जाते हैं, कभी भी युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। शिक्षा प्रणाली की जो हाल है उत्तर प्रदेश में वह बहुत ही बेहाल है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर ना तो स्कूल है ना तो कॉलेज है। यदि स्कूल कॉलेज है तो टीचर नहीं है, यदि टीचर है तो उसको बच्चों को पढ़ाने का मन नहीं है। यदि मन बन भी जाता है तो स्कूल कॉलेज में बिजली नहीं है। अगर बिजली आ भी जाती है और सारी चीजें हो भी जाती है तो तब तक वह जो छात्र है वह एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार का शिक्षा प्रणाली का हाल है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर जो युवा वर्ग है वह अजय बिष्ट की सरकार से प्रताड़ित है और वह निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी का साथ देगा। ठीक है, ये आप नाम ला रहे हैं योगी आदित्यनाथ का जो पर्चे में भरे जाने वाला नाम है, इसका मुझे अभिप्राय समझ में नहीं आया कि नाम क्यों लाया गया है। देखिए, नाम सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि जो वो एफिडेविट में भरते हैं, जो पर्चे में भरते हैं, वही उनका असली नाम है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ तो एक उनको कहने लग गए लोग, तो इसलिए कह रहे हैं, बाकी उनका असली नाम तो अजय बिष्ट। चलिए ठीक है। योगेश जी, ज्ञान की कमी है जी, सबको ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूं वो भारतीय जनमानस ने दो दृश्य देखे पिछले दिनों। एक दृश्य में एक लड़की है झाबुआ की जो कह रही है कि कलेक्टर साहब अगर आपसे नहीं होता है तो हम कर लेंगे, हमको नौकरी दे दीजिए, हमको कलेक्टर बना दीजिए। और दूसरा दृश्य अभी कुछ ही दिनों पहले आपने और हम सब ने देखा कि अलवर में जब बेटियां जो रेप के जो विक्टिम है उसके लिए न्याय मांगने जाते हैं, रेप के जो पीड़िता है उसके लिए न्याय मांगने जाती हैं, तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप राजनीति करने आते हैं, पापा का नंबर दो। तो ये जो युवा है ये महज खाना पूर्ति के लिए है या महज आंदोलनों के लिए है या महज राजनीतिक इस्तेमाल के लिए है? देखिए त्रिशूल भाई, अगर हम बात करें कॉलेज समय से ही राजनीति शुरू हो जाती है और आपने देखा होगा कॉलेजों में पैनल के दौरान लोग चुनाव लड़ते हैं। इको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो त्रिशूल भाई क्या है कि हम लोगों को ये देखना होगा, हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों का कक्षा 12 पास करते ही फर्स्ट ईयर में जब बच्चा कॉलेज में जाता है तब से ही वो किसी ना किसी पार्टी का एबीवीपी, एनएसयूआई, अगर हम दिल्ली के परिवेश की बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो आपने देखा होगा कि वहीं से ही राजनीति उसके जहन में डाल दी जाती है। उसको कुछ नहीं पता, कोई भी आता पर्ची काटता कि आप एनएसयूआई के सदस्य बन गए, आजीवन 5 रुपए में आप एबीपी के सदस्य बन गए। तो ये तो बात तय हो जाती है त्रिशूल भाई कि राजनीतिक दलों की जो निगाह है वो बच्चे के जवान होते हैं उस पर पड़ जाती है। अब ये होता है कि वो किस ओर जाता है, कोई एनएसयूआई जाता है, कोई आम आदमी पार्टी ने भी कॉलेज में शुरू करा और कोई बीजेपी में जाता है। तो ये जो युवाओं के ऊपर एक तरीके से उसको उसके मस्तिष्क को गेन करना, उसका प्रहार करना या उसको अपनी ओर करना, हम किसी भाषा का भी प्रयोग कर ले, वो वहीं से ही शुरू हो जाता है। और हम हिंदुस्तान की बात करें और इसके आंकड़ों की बात करूं, हमारे मैंने अभी लेख फाइल करा था यूथ डे पे, जिसमें वर्ल्टीमीटर्स के मुताबिक इस दुनिया की कुल जनसंख्या 7 अरब 87 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें युवाओं की संख्या 16% है। और इसमें खास बात यह कि दुनिया के 57% युवा केवल 10 देशों में रहते हैं, जिसमें भारत नंबर 1 है। और ये पिछले साल तक भी 79 से लेकर अब तक चीन पे ये तमगा था, लेकिन ये भी युवाओं का तमगा अब हिंदुस्तान के पास है। पूरी दुनिया में आज युवाओं का देश है, वो हिंदुस्तान का देश है। और यही कारण है कि आज युवाओं पे जो डोरा डाला जाता है। और जिन 2 घटनाक्रम का आपने त्रिशूल भाई जिक्र करा, मैं उसके विषय में बता दूं कि देखिए, हमेशा जो बात मानी जाती है, समझी जाती है, वो युवा शक्ति की मानी जाती है। और किसी शासन प्रशासन या किसी भी एक व्यक्ति नेता की तक की बात कर लूं, अगर कोई उसको समझता है, डरता है या मानता है, वो युवा शक्ति की मानता है, क्योंकि इसके अंदर वो ताकत होती है ये जब जो चाहे सत्ता पलट कर दे। और बात रहती है कि किसी को समझाने की। ये हमने 2 घटनाओं का जिक्र करा, ये एक अलग अलग घटनाओं की एक अलग अलग बात है, लेकिन युवाओं के स्तर पे प्रदेश ही नहीं देश चलता है। और देश के नंबर 1 युवा इस समय हमारे देश में।
देखिए प्रदीप भटनागर जी, जो आंकड़ा बताया है उस लिहाज से युवाओं में नंबर 1 है पूरे विश्व में, लेकिन हम हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं अपनी तरुणाई की, ये बड़ी व्यथा है। और इस तरुणाई की हिफाजत नहीं की गई तो निश्चित रूप से जो भटकाव का मार्ग है वो पूरे देश को व्यथित कर सकता है। और आज जरूरत है कि युवा को जो चाहिए हम उसको दें, और सरकारों की ये जिम्मेदारी है। युवाओं को लेकर जाए तो देश आजादी में अगर 90-95% अगर योगदान है वो युवाओं का था। भगत सिंह जैसे युवा का था जिसने रिपब्लिकन पार्टी बनाई और संघर्ष करा। आज के युवा आज बड़े कंफ्यूज में है कि लाठी से मिली या फिर रिपब्लिकन पार्टी ने संघर्ष करा उससे मिली। देखिए युवा की सोच शुरू से रही है देश की आजादी को लेकर अब तक। अगर हम उत्तर प्रदेश चले, उत्तर प्रदेश की कंडीशन बता दूं, जहां से जो बच्चा जब ग्रोथ शुरू करता है पहली क्लास से, उस स्कूल का पहले मेंटेनेंस हुआ करता था 5,000 रुपए साल का। या तो दरी बिछवा ले, बाथरूम साफ करा ले, लाइट ठीक करा ले, बल्ब लगवा ले, पंखा लगवा ले। उन चीजों को उभर के लाना था प्रदेश को काम के लिए। आज प्रदेश के अंदर छोटे पहले से लेकर 5वीं तक के स्कूल है, आज उन्हें विकसित करने की शुरुआत की गई है। और हद तक छोटा गांव हो या बड़ा कस्बा हो, चाहे वो महानगर हो, उन चीजों में काम करके योगी सरकार को लाई है स्कूलों को। जो प्रौढ़ शिक्षा की जो थे हमारी टीचर थी, या और जो टीचर बेसिक की थी, उनको भी 23,000 पद भरे गए उनके, उसके बारे में कोई नहीं बताता। ये विजय सिंह बिष्ट कह रहे थे, विजय सिंह बिष्ट बहुत कहते कि अपने मुख्यमंत्री या सूबे के मुखिया किस तरह संबोधन करते हैं ये लोग, ये भी चीज दिखती है। कभी इन्होंने शिक्षा के ऊपर काम किया होता तो प्रदेश के अंदर आज जो 950 से ऊपर सीट मेडिकल सीटें बढ़ाई गई है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आज बच्चे मेरे गोरखपुर में जो ऑल इंडिया मेडिकल बना है और जो बन रहे हैं कॉलेजेस बन रहे हैं, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं जिसमें बच्चे पढ़ के निकलेंगे, अगर ये नींव पिछली सरकारें रखती हुई आती और आने वाली सरकारें उन पर ग्रोथ करने के लिए काम करती तो आज हम इस विषय पे चिंतन करने बैठते ही नहीं। समस्या बहुत बड़ी है। प्रदीप जी देखिए, बहुत स्पष्ट एक बात दिखाई देती है कि एक जगह सरकार आपकी थी मध्य प्रदेश में, जहां कलेक्टर को एक लड़की बोल रही है कि आप पे नहीं हो रहा है तो हमको कलेक्टर बना दीजिए साहब। और एक लड़की कलेक्टर के सामने खड़ी है अलवर में, जहां सरकार कांग्रेस की, वहां कलेक्टर कह रहे हैं कि आप राजनीति करने आते हैं, अपने पापा का नंबर दीजिए। मैं आपसे दोनों चीजें जानना चाहता हूं। दोनों कलेक्टरों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ और वो युवा जैसे एकदम उभरे थे भारतीय जनमानस के पटल पर, वो दृश्य ऐसा था कि हर एक युवा को कहीं ना कहीं आंदोलित कर गया कि ऐसा होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के विचारों की बात की जाती है, लेकिन राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए नहीं सर, थोड़ा सैद्धांतिक भी होना चाहिए इन चीजों पर। त्रिशूल जी, सबसे पहले तो मैं उन बच्चे को अप्रिशिएट करूंगा और प्रोत्साहन बढ़ने के लिए अगर हमें आपको सुन रही हो तो कम से कम उन्होंने जिला अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के बात तो की। ये युवा शक्ति की तो पहचान है कि कम से कम हमारी बेटियों ने अधिकारी से अधिकार की बात करने के लिए निगाह मिला के बात करी। ये युवा शक्ति है। मैं भी युवा से ही भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचा हूँ। युवा शक्ति चाहे तो जिस मर्जी को चढ़ा, जिस मर्जी को उतार दे। उदाहरण के तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी वो है, आज युवाओं ने आज देश से लेके और प्रदेशों के अंदर बैठा दिया सरकार लाके, और ये युवा शक्ति है जो कांग्रेस को जीरो कर दिया है। जो युवा कांग्रेस के अंदर मंत्री पदों पर रहे, जिन्हें काम नहीं करने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री बने, कैबिनेट के मंत्री बन के युवा शक्ति को, युवाओं काम करने का, नई सोच को आगे लाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी उदाहरण के तौर पे अगर कांग्रेस अधिवेशन देखते तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बुजुर्ग वर्ग को बीच में खड़े थे, युवाओं के बीच में नहीं खड़े थे। जो युवाओं की बात करते थे, युवाओं को आगे लाने की बात करते थे। अगर आप युवाओं का गला दबाओगे, अधिकार को दबाओगे, तो ये नहीं कि युवा शांत बैठे रहेंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अभी कुछ समय पहले एक पेपर लीक हो गया था और उसके लिए बड़ी उंगलियां उठी, बहुत कुछ उठी, और वो पेपर 27 तारीख को होगा। वो 27 जनवरी को सरकार कराएगी इस चीज को। क्या राजस्थान सरकार है 25 लाख बच्चे जो आज भी धरने पे बैठे, जयपुर में आज भी रोड पर हाईवे पे बैठे टेंट लगा के, और अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि आप उन्हें उन पेपरों को कराइए, क्यों नहीं कराते? और लाठी डंडे अलग पड़े उनपे। देखिए ये सब राज्य सरकारों का काम है। देखिए राज्य सरकारों को अपने देखिए प्रदीप जी, कीचड़ कहीं भी उछाला जा सकता है, और मुझे लगता है कि
ये अगर उन्होंने पेपर नहीं करवाया तो वो भी दोषी है, लेकिन दोष इस बात का आपको भी लगता है कि आप उनको पकौड़े तलने की बात कह दो। त्रिशूल जी, अगर कोई चीजें, अगर कीचड़ उछली तो कीचड़ को साफ भी किया जाता स्वच्छ तरीके से, स्वच्छ मन से। उसको करने की क्षमता होनी चाहिए सरकारों के अंदर। अगर प्रदेश के अंदर जो चीनी मिलें बंद पड़ी थी 15 वर्षों से, आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे, मायावती जी रही, अखिलेश जी रहे, उन चीनी मिलों को चालू करा गया। क्या वो चीनी मिलें युवा चलाएंगे या फिर वो रोजगार जो उनको मिलेगा उस मिलों के अंदर वो चलाएंगे? उन चीजों को उठाया और शुरुआत की जाती है। केवल आप ही काम करेंगे, नियत होनी चाहिए। और अकेले कांग्रेस में युवा कौन रह गए? राहुल जी रह गए बस। उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना है तो छत्तीसगढ़ से युवा आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए। मैं आता हूँ आपके पास। जयेश जी, देखिए बड़ा गंभीर सा सवाल इन्होंने कर दिया है प्रदीप भटनागर ने वापसी में लौटते लौटते, कि एक तो सबसे बड़ी कुंठा युवाओं में ये भी है कि राजनीतिक दलों में जो 70-70 साल के आदमी है वो भी युवा बने हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहता है। प्रदीप जी ने कई सारी बातें कही, पर मैं प्रदीप जी का एक ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इस मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में आज ये युवाओं की बातें कर रहे हैं, पर मैं एक मध्य प्रदेश की जैसे बात आपने भी कही तो मैं एक और मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर जो है वो कोविड की दस्तक दे चुकी है। पूरे युवा जितने भी विश्वविद्यालय में जो पढ़ते हैं उन लोगों की यह मांग थी कि जो एग्जाम है वह ऑनलाइन मोड से कराई जाए, ऑफलाइन मोड से नहीं कराई जाए, क्योंकि ऑफलाइन मोड से उन्हें संक्रमित होने का डर है। भारतीय जनता पार्टी के ही कई मंत्री, कई विधायक और कई पार्षदों ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी। कांग्रेस पार्टी के तो कई लोगों ने लिखी, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात बता रहा हूं। परंतु मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं सुनी और मुख्यमंत्री जी ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं इस कोविड काल में। यह तो इज्जत देते हैं ये लोग युवाओं को। और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ रहे हैं तो युवाओं की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ युवाओं के वोट कबाड़ने के लिए ये लोग वादे कर देते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, परंतु जब क्रियान्वयन की बात आती है तब यह पूरी भारतीय जनता पार्टी शून्य है। युवाओं को सिर्फ और सिर्फ छलने का, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है इस योगी सरकार ने। अगर नौकरियों की बात की जाए तो सिर्फ चुनाव आते हैं तभी नौकरियां निकाली जाती है, तभी पद रिक्त होते हैं, उसके पहले कोई नौकरी नहीं निकाली जाती है। और आज शिक्षा प्रणाली की इतनी खतरनाक हालत कर दी है इन्होंने, इतना बेहाल कर दिया है शिक्षा प्रणाली को कि आज जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वह बिना कोचिंग के कर ही नहीं सकता। मतलब आपने जो उसको स्कूल में पढ़ाया और जो कॉलेज में पढ़ाया वह सब शून्य है। आज बिना कोचिंग के वह सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली जो है वह उत्तर प्रदेश में है। और आज ये युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं का कौन सा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया? हमेशा युवाओं की आवाज को दबाने का, दमन करने का काम किया है। भोपाल में जब भी आंदोलन हुआ युवाओं का तब उन पर लाठी बांधी गई शिवराज सरकार द्वारा। तो यह जो दोहरा रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, जनता इसे भूलने नहीं वाली, जनता सब कुछ देख रही है। ठीक है योगेश जी, बड़ा गंभीर एक सवाल ये उठता है कि मैं किसी मंदिर या किसी जो भी कुछ बनाया गया एक्सप्रेस वे, मैं किसी को नहीं ये कहता कि ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, लेकिन क्या हम ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते थे कि हमने एक की जगह 4 JNU कर दिए, हमने एक BHU की जगह 8 BHU कर दिए? ये उदाहरण पेश नहीं कर सकते थे हम युवाओं के लिए? ये जरूरी नहीं लगा आपको? ये जरूरी नहीं था राजनीति के लिए, सरकार के लिए? देखिए त्रिशूल भाई, देश की आजादी से लेके और अब तक यदि हम अपने शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जितनी उन्नति हमें करनी चाहिए थी उतनी हमें मिल नहीं पाती है, उतनी हम कर नहीं पाते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं, और मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जितनी ये भारत अपेक्षा करता है, और जब हम बात करते हैं डिजिटल युग की या मेक इन इंडिया की, तो ये दोनों चीजें उसको बहुत तगड़ा मुंह चिढ़ाती है। और अगर हम इस क्षेत्र में ध्यान दें तो आज आपको मैं जानकारी दे दूं, आपने जो मुद्दा उठाया उसके अभाव पे कि यहाँ का अध्यापक आज यहाँ नौकरी ना करके बाहर जाना चाहता है। आज यहाँ का जो शिक्षित बच्चा है, जिन सुविधाएं जो मिलती है सरकार से, उसके अभाव के चक्कर में वो विदेश जा रहा है। हमारे गणित का टीचर, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दूं, हमारे गणित का टीचर
देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर और प्रचलित है। हमारे देश में गणित जैसा टीचर अब तक नहीं पैदा हुआ सर्वे के अनुसार। यदि हम इस चीज की नींव रख दें और हम एक और शिक्षा का ध्यान दे लें तो यकीन मानिए देश सोने की चिड़िया की हम बात करते थे, ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। एक लंबा कालखंड कांग्रेस का शासन रहा, उसके बाद आज बीजेपी का शासन है। तो ये तो दो क्षेत्र हैं, अगर इसमें हम काम कर गए और जैसा कि आपने कहा इसके आधार पे आप यकीन मानिए इतनी लंबी हम उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि हम इस ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। अगर ये नींव रखी जाए और अन्य डेवलप देश जो है बहुत सारे वो पैदा होते ही बच्चे का खर्च उठाते हैं और आप देखिए कि वो किस कदर चले जाते हैं। यहाँ पर प्रतिशत को लेके, कोटे को लेके तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे एक सही पढ़ने लिखने वाला बच्चा पीछे रह जाता है, अभाव में रह जाता है। यदि युवाओं के लिए आप चीजों को जनरेट करोगे और वो शिक्षा जो अगर वो आप दे दो तो मुझे लगता है चौतरफा भारत में एक भारत के नाम का डंका होगा। और युवाओं का जो डंका है हमारा, जो हमारी युवाओं की सोच जितनी कारगर है, इतनी चुनौतियों के बाद भी वो मेहनत करके जो आगे बढ़ते हैं, मैं सलाम करता हूं अपने भारत के उन बच्चों को, उन युवाओं को कि इतनी चुनौतियों के बाद भी करते हैं। ये मेरे दो साथी मित्र इस बात को भली बात ही समझ रहे होंगे। यदि बहुत शिक्षा के क्षेत्र देखिए ये योगेश तो जी, निश्चित तौर पे हम योगेश जी आज ये सार्वजनिक मंच पर कुछ ना बोले, भली जयेश गुरनानी भी कुछ नहीं बोले, चाहे प्रदीप भटनागर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर से ये बात समझ रहे होंगे और बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि युवाओं के लिए जो न्याय होना था वो नहीं हो पाया राजनीति से। प्रदीप जी, प्रदीप जी बहुत साफ गोई से आपसे पूछ रहा हूं, युवाओं को जो न्याय मिलना था क्या सच में वो मिल पाया न्याय? त्रिशूल जी, पहले उत्तर प्रदेश में कुछ बच्चे को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था या फिर लखनऊ जाना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश में 16 जगह विश्वविद्यालय बनाए गए हैं और उदाहरण के तौर पे अभी शुरुआत में भी सहारनपुर में भी हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की अगर रूपरेखा को देखेंगे तो हर जिले के अंदर आगामी सरकार में हर जिले के अंदर विश्वविद्यालय होगा, डिग्री कॉलेज होगा, आपका अपना एम्स के तर्ज पे बड़ा हॉस्पिटल होगा हर जिले के अंदर। कुछ जिलों के अंदर हॉस्पिटल बन भी गए हैं, तैयार भी की चरण सीमा पे हैं। हम हर जिले को विकसित ऐसा कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कि उसे दिल्ली नहीं आना पड़ेगा अपना काम कर, अपना दवाई के लिए या उसे एडमिट होने के लिए। देखिए हमने अगर कोविड के टाइम में भी देखा तो कोविड में भी हमने जिला अस्पतालों को आईसीयू वेंटिलेटर बेडों से सुचालित करा और पूर्ण रूप से हमने पूरी शक्ति से लड़ा। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, भू संख्या होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के अंदर हम लड़े प्रदीप जी उन चीजों को लेकर। प्रदीप जी तमाम ये सियासी बातों को कर लेंगे, बहुत वक्त है, लंबा वक्त है और बने रहेंगे आप सियासत में, आप आगे और तरक्की करें मैं चाहता हूं। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जब युवा व्यक्ति पूरा अपना जोश लगाकर किसी के साथ लगता है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई व्यापार हो, चाहे समाज सेवा हो, कहीं भी समाज में एक उसकी आकांक्षा होती है कि मैं इस दौर को एक कहानी बना दूं। और जब बहुत सारी उम्मीदें मरती हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र कमजोर होता है इन सब चीज़ों से। तो उस समय जो वेदना राष्ट्र को होती होगी, क्या जरूरत नहीं है कि एक स्वामी विवेकानंद पिछली शताब्दी में थे तो आज हम 100 स्वामी विवेकानंद पैदा करें और इस राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें? क्या ये नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 100 स्वामी विवेकानंद जी अगर होते तो प्रारूप ही देश का अलग होता। मगर बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस ने स्वामी विवेकानंद जैसे, सदानंद जैसे को हमेशा बलि बनाया और बलि पे चढ़ाया जो युवा आगे आने चाहे। ये बड़ी विडंबना रही लेके चीजों को। और इन्होंने देखिए कितने आयोग बनाए नए नए प्रकार के, इन चीजों को भी हमने देखा। युवा शक्ति चाहे तो किसी को बैठा सकती है, किसी को उतार सकती है। उदाहरण अगर देखा जाए तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का दिया कि युवा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी तो उसने आदरणीय मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। युवा शक्ति जुड़ी तो पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश की। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है युवाओं की। युवा जहाँ डटता है उसको काम वो करता है। आज इतनी बिल्डिंगें या विश्व जो परचम लहरा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और युवा अगर कंक्रीट या अगर रोडी बदरपुर ना उठाए तो वो बिल्डिंग नहीं बन सकती है। तो उसी तरीके से भारत निर्माण हो चाहे राज्य निर्माण हो, उसमें युवाओं की, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं। आप जो भी कर रहे होंगे अच्छा कर रहे होंगे, कांग्रेस भी अच्छा कर रही होगी, लेकिन जो कहानी फिजाओं में गूंजती है ना, कहा उसी की चर्चा होती है। आप आंकड़े कितने रख लीजिए, आपके पास बहुत सारे आंकड़े होंगे, मैं आपके आंकड़ों को
कभी डिनाई नहीं करता। ना जयेश गुरनानी जी कहेंगे, उनको भी नहीं। मैं तो कहना चाहता हूँ जेएनयू क्यों नहीं बना और भारतवर्ष के अंदर। लेकिन सुनिए, लेकिन फिजाओं में जो कहानी गूंजे, कहानी वो है दरअसल, और वो फिजाओं में कहानी गूंजती नहीं है, तो लगता है कि सवाल उठाना चाहिए। जयेश जी, बिल्कुल जयेश जी, आंकड़े बहुत सारे, आपकी सरकारें भी जहां हैं वहां आपके पास भी होंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, उन आंकड़ों के अलावा जो कहानी फिजाओं में गूंजे वही कहानी है? और वर्तमान दौर में बहुत कमतर ये हो रहा है कि युवाओं की कहानी वो अपने अपने दम पे कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकारों का बड़ा भारी योगदान उसमें ऐसा नहीं दिखता है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और आपने जो कहा है मैं उसी बात को आगे ले जाते हुए यह कहूंगा कि सरकार का योगदान तो छोड़ दीजिए, सरकार तो युवाओं की टांग खींचने को आतुर है, परंतु फिर भी वह युवा जो आगे निकल जाता है वही सफल हो पाता है। क्योंकि आज की तारीख में जो सरकार है, उनके निर्णयों को यदि आप देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि इनको ऐसा लगता है कि सरकार को युवाओं से कोई चिढ़ है। क्योंकि यदि आप अगर स्टेट में अगर कोई एग्जाम हो रही है, राज्य शासन कोई एग्जाम करा रहा है, तो उसमें पहले आरक्षण गलत कर दिया जाता है, फिर कई युवा उसको जाकर कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो फिर एग्जाम वापस करानी पड़ती है। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम आज होती है तो 2 साल बाद जाकर मेंस एग्जाम होती है। इंटरव्यू के लिए कभी उन युवाओं को बुलाया ही नहीं जाता है। तो इस प्रकार से जो चीजें चल रही है, तो मेरा यह मानना है कि जो सरकार है उसने सिर्फ और सिर्फ युवाओं की टांग खींचने का काम किया है। जो नीतियां हैं सरकार की, वह पूर्ण रूप से युवा विरोधी नीतियां हैं, और यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वह युवाओं से कोई चिढ़ रखती है, उनका समर्थन नहीं करना चाहती। ठीक है। फोन क्यों कट गया था? योगेश जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, त्रिशूल जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। योगेश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? त्रिशूल जी, कहिए प्रदीप जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भी रोजगार दिया उसको खुले से फुल फ्लैश होके उसका एडवर्टाइजमेंट भी कर और खुल के बताया भी। क्या राजस्थान सरकार ने कभी बताया कि कितना रोजगार दिया? छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कितना रोजगार दिया? पंजाब 3 लाख करोड़ से ऊपर क्यों कर्जेदार हो गया? क्या इसके बारे में आंकड़ा ये तो है? मगर पंजाब में आज भी नशा मुक्ति क्यों नहीं हो पाई? कांग्रेस को हर चीज तो दिखाई दे रही है। भोपाल से बैठ के भोपाल से और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मगर जब मध्य प्रदेश 1.5 साल पौने 2 साल सरकार रही, तब उसके बारे में आंकड़े कर आप लोगों ने तो किसानों तक को कर्जा माफ नहीं किया। आप यहाँ आंकड़े पूछ रहे हैं आके। बता दीजिए आपके राज्य में कितने नौकरी दी? हमने तो चलो 10 को नौकरी दी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बताइए आप पे कितने आंकड़े राजस्थान के, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के? बता दीजिए। आपकी सरकार रही 1.5 वर्ष मध्य प्रदेश में, आपने कितने रोजगार दिए? बता दीजिए। और बल्कि आप तो खनन में और पकड़े गए अलग आपके मंत्रीगण। अरे सर, पकड़ाने की बात मत कीजिए। युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता इस्पा चलाते पकड़े गए सर मध्य प्रदेश में ही। त्रिशूल जी, आंकड़ों की बात अगर चली तो मैंने आंकड़े पर राज्य को देने चाहिए, और मैं अपने राज्य के आंकड़े दे रहा हूँ जी। जयेश गुरनानी जी पूछ रहे हैं, जो सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जयेश गुरनानी जी आवाज आ रही है आपको? आप तो प्रदीप जी यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की अजय विज सरकार ने आखिर युवाओं के लिए ऐसे क्या बड़े 5 काम किए कि युवा आपको वोट दें? सर मेरे सवाल का जवाब दे दो, आपके सवाल का जवाब दे दूंगा मैं। मेरा यह दावा है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आप छत्तीसगढ़ के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, पंजाब के बारे में बता दीजिए। युवा जो है इस सवाल का उत्तर बनकर साबित होंगे। मेरी बात, सवाल का जवाब दे दीजिए आप पूछिए ना, आपका सवाल पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ जो सवालों से बचूंगा। आप पूछिए सवाल। त्रिशूल जी पूछ लीजिए आप। नहीं, आप ही पूछ लीजिए, आपसे दोबारा पूछ लीजिए। क्या मैंने कहा कि आप जिन्हें अजय विष्ट जी की बात कर रहे हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो कभी गहलोत से पूछो कि आपके पास आंकड़े क्या है युवाओं को देने के लिए? छत्तीसगढ़ सरकार से बता दें कि आंकड़े आपने कितने दिए हैं आपने। पंजाब सरकार से सुन लीजिए, जो रिप्लेसमेंट के जो मुख्यमंत्री बैठे चाहे उनसे आंकड़े ले लीजिए, बता दीजिए कि कितने आपने शिक्षा, आपने कितने रोजगार दिए आपने।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव की बात नहीं कर रहा मैं, तो युवा की बात कर रहा हूँ। चुनाव का या चुनाव में डिबेट नहीं है, युवाओं पे रोजगार पे डिबेट है। ना ना ना, रोजगार का रोजगार, युवाओं के रोजगार पे डिबेट में बैठे हैं हम। आप उत्तर प्रदेश आप डिबेट को ना घुमाइए, आप जवाब नहीं दे पाओगे। सरकार की बात करिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ युवाओं के रोजगार की, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। त्रिशूल जी नहीं दे पाएंगे, इनके बच्चे नहीं दे पाएंगे। युवाओं के लिए आखिर क्या किया? आपके चन्नी जी पैसा पकड़ेगा, चन्नी जी का रेट में भी 2 नंबर का, उसके बारे में पूछिए कितना मिला। आप नहीं बता पाएंगे, पंजाब के आंकड़े नहीं बता पाएंगे आप चलिए, शायद ठीक है, आप एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है। चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री और चर्चा उत्तर प्रदेश की है, तो आप उत्तर प्रदेश पर मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं तो बता दिया आंकड़े कितने रोजगार दिए हमने, तो मैं तो छत्तीसगढ़ के रोजगार के बता दीजिए कितने रोजगार लेकिन दिए? पंजाब कितने रोजगार के बता दीजिए 5 साल में मैं प्रदीप जी मैं ये नहीं कहूँगा कि, लेकिन बात छत्तीसगढ़ और इसकी नहीं है। जहाँ 5 राज्यों में चुनाव है, हम उनको मूल्यांकन कर रहे हैं कि सरकारों ने जो किया है वहाँ 5 साल काम, उसका मूल्यांकन में युवा कहाँ खड़ा है और युवा को क्या तरजीह दी जानी चाहिए थी। पंजाब में भी चुनाव है, आगामी राजस्थान में भी चुनाव है। अगर बात करें इन राज्यों की, तो दूर क्यों भागते हैं? हमारा भी अधिकार है पूछने का, आपने राज्यों में क्या करा। वो भी हमारे देश की जनता है, प्रजा है हमारे देश की, तो हम नहीं पूछ सकते क्या? आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकर जाए। आप छोटे सवाल मेरे लिए और है। बिल्कुल, मैं आऊंगा दोनों के पास। प्रदेश की बेटियों के लिए स्कूटी लैपटॉप है, राजस्थान मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। स्कूटी नहीं है, छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो दो मुखी सांपों वाले जो बात करते हैं ये लोग कांग्रेस के, यही सबसे बड़ी विडम्बना है। ठीक है, जहाँ सरकार में लेके बैठे वहाँ बेटियां नजर नहीं आती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ योगेश जी। देखिए, ये जो युवा दरअसल यही देख रहा है कि जो एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक के और खुद को दोष मुक्त कर लिया जाता है, ये भी शायद एक बड़ा दोष है। जी देखिए त्रिशूल भाई, कहावत है कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी। मुझे ये समझना चाहिए कि हमारी चर्चा जो है, डिबेट कहाँ सार्थक होती है। कोई दोहराए नहीं है कि दोनों अपने अपने दल का पक्ष रखेंगे और एक दूसरे के विरोध में बोलेंगे, क्योंकि ये इनका फर्ज, धर्म और कर्तव्य कहता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिसकी सरकार है और जिसकी सरकार बने, हमारा डिबेट करना तब सार्थक होगा कि वो युवाओं के विषय में सोचे। जैसा कि हमने पिछले चंक में अपने जिक्र करा, और उन आंकड़ों के आधार पे 79 से 2021 में जो हमने चीन से युवाओं का तमगा छीना, इतने लंबे कालखंड के बाद, वो जो युवाओं का देश पूरे विश्व में आज हमारा देश है, ये तो जनसंख्या के आधार पे हो गया, लेकिन गुणवत्ताओं के आधार पे भी हमें इसको मजबूत बनाना है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है। देखिए, अभी रिसेंटली 6-7 साल से सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार केंद्र में है, लंबा कालखंड कांग्रेस का रहा। तमाम राजनीतियां तब भी हुई, तमाम राजनीतियां आज भी होती हैं, संस्थान तब भी खुलते थे, कुछ आज भी खुल हैं, लेकिन जो दरकार है भारतवर्ष की, वो दरकारें पूरी नहीं हो रही हैं। ये दोनों मेरे साथी मित्र समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर हम जिस तर्ज पे खेलते हैं और पूरे देश में आज हमारे अध्यापकों की जितनी चर्चा और जितनी डिमांड है, यही अध्यापक यदि हमारे बच्चों को और युवा पीढ़ियों को वो शिक्षा देके और मजबूत बना सकते हैं, वो क्यों बाहर जाएंगे? सुविधाएं चाहिए, शिक्षा के दम पर आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हो, और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे आप विजय प्राप्त कर सकते हो। यदि आप अपने आप को इन चीजों में समझ लें और इनको खुद को समझा लें कि हमें किस ओर जाना है, तो यकीन मानिए राजनीति अपनी जगह, लेकिन हम वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। इसीलिए हमारे दोनों राजनीतिक दल, जो हमारे दोनों भाई बैठे, हमें ये समझना होगा कि आरोप सब पे है, आंकड़े सब पे हैं, आपके पास भी है, इनके पास भी है। हमारा 2 दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, यदि हम बोलने पे इन चीजों पे आएंगे तो बहुत कुछ होगा, फिर आप कवर करेंगे। तो मुझे लगता है वो कवर ना करने की बजाय आप इतने बड़े चैनल पे, नेशनल चैनल पे बैठे, आप ये बताइए कि आपकी सरकार बनती है, क्या योजना लेके आएंगे? आपकी सरकार रिपीट होती है, आप क्या योजना लेके आएंगे? लैपटॉप देना, मोबाइल देना, ये बहुत अलग बात है, ये अलग चीज है। उतना सशक्त बच्चे को बनाइए, उतनी शिक्षा पे उसके वो पैसा खर्च कीजिए कि वो वाकई करे। आज सरकारी प्राइवेट का त्रिशूल भाई इतना बड़ा अंतराल हमारे हिंदुस्तान में आ चुका है। सरकारी का केवल सरकारी रह गया कि सरकारी स्कूल से पढ़ा है, एक बहुत बड़ा शिक्षा के हब
एक यहाँ पर जो बहुत बड़ा खेल चलता है वहां पर ये कि कितने बड़े बड़े स्कूल नर्सरी के एडमिशन में जिन अभिभावकों के एडमिशन नहीं होते वो तड़पते मैंने देखे हैं। आपको पता है ये प्राइवेट स्कूलों में जो बैठे हैं राजधानियों में या महानगरों में, आपको मैं बता दूं यहाँ पर लाखों रुपया भी कम पड़ता है। यहाँ पर एक एडमिशन की आश्चर्य होता है 20-20, 25-25 लाख रुपए नर्सरी के, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। और ऊपर से त्रिशूल भाई एक अहम बात और बताऊं, ऊपर से स्कूलों पे ये फलानी पार्टी का स्कूल है, ये फलानी पार्टी का, इसके जो मेंबर है वो बीजेपी से है, वो कांग्रेस से है, वो आम आदमी पार्टी से है। आप ये देखिए शिक्षा का रंग इन चीजों पे भी चढ़ा हुआ है, जबकि शिक्षा निस्वार्थ होनी चाहिए। और यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक व्यापारिक निजीकरण जो इसको लेके स्कूलों में जो हुआ है, आज सरकारी स्कूल के बच्चों की क्यों मेहनत नहीं है? आज जरा सी मेहनत सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ कर लेंगे, वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे पता है। और आज भी मैं आपको आंकड़ा बता दूं, योद्धा वो बना है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा है। ठीक है, आज हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे प्राइवेट योगेश स्कूल जी, में पढ़ते हैं, योगेश बहुत जी, अच्छी बात है। योगेश जी, एक आप देखेंगे बड़ा तबका ब्यूरोक्रेसी का, अगर आप देखेंगे पिछले 4-5 दशकों में, तो वो सरकारी स्कूलों से ही आता रहा है। जितने कलेक्टर एसपी आते रहे वो सरकारी स्कूलों से आए हैं। एक बड़ा तबका ब्यूरोक्रेसी का सरकारी स्कूलों से आया है। जी, इसमें त्रिशूल भाई अगर आपने देखा होगा कि बच्चा एक्चुअली वही पढ़ पाता है जो उन कष्टों को देखता है। अगर आज थोड़ा सा किसी के पास धन है, वो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कहीं करना ही नहीं चाहता, क्यों? हम उनको जो फैसिलिटी दे देते हैं, जो दे दे। और दूसरी बात ये है, एक मध्यम वर्ग जो आपके हमारे जैसा आदमी है, ना वो इधर का ना वो इधर का, हमें समाज में अपनी नाक बचाने के लिए हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। देखिए मेंटेलिटी क्या बन गई है, हम प्राइवेट स्कूल की ओर जाए तो हमें प्राइवेट में भी पढ़ाना है, लेकिन नीचे तबके में पढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास उतनी धनराशि नहीं है। तो जो चुनौतियां हैं शिक्षा को लेके, जो खेल चल रहा है, मुझे लगता है इसका भंडा फूटना चाहिए। बड़ा अच्छा आपकी डिबेट का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो बहुत बढ़िया है। यदि इसको हम भेद लेंगे तो हम बहुत कुछ पहुंच जाएंगे। एक बच्चे के मन में कुंठा आ जाती है कि मेरा वहां एडमिशन नहीं हुआ, मेरा वहां दाखिला नहीं हुआ, लेकिन ये परेशानी का बहुत बड़ा सबब है। जब नर्सरी के एडमिशन होते हैं ना त्रिशूल भाई, मैं उन परिजनों को देखता हूँ मेरे पास, क्योंकि क्षेत्र के पत्रकार, वकील या पुलिस होते हैं, उनके पास तमाम लोग आते हैं। आपके पास भी बहुत लोग समस्याएं लेके अपनी समस्याओं को सोल्व करने के लिए आते हो। मैं देखता हूँ उनको तड़पते हुए लोगों को, लेकिन वहां पर कोई हल नहीं है। और बाद में अंत में क्या करता है आदमी, जिस स्कूल में जा रहा है, घुमा फिरा के, सोर्स लगा के, 2-4-5 लाख रुपए लगा के, जिसकी जो औकात है वो अपनी औकात के अनुसार वो बेचारा वहां लेता है। ये चीज अगर हमने सुधार ली ना त्रिशूल भाई, तो हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी राजनीति है और स्कूलों पे भी राजनीतिक दलों का रंग है। आप दिल्ली में स्कूल का नाम लीजिए, और मैं जितने स्कूलों को जानता हूँ, जितनी मेरी रिसर्च है या जितना मैंने कवर किया, मैं आपको बता दूंगा कि आपको उस पार्टी के बड़े नेता से कहने से वहां काम होगा। और यदि आपने विपरीत पार्टी के नेता की सोर्स भी लगा दी, तो दुनिया में कहीं आपका उस स्कूल में किसी ब्रांच में आपका एडमिशन नहीं होगा। बिल्कुल, क्या अद्भुत रंग है ये। बिल्कुल। प्रदीप जी देखिए, जब युवा जवान होके पढ़ के एक उसको ये बनना है कि डॉक्टर उसे बनना है, या उसको अधिकारी बनना है, या उसको जिस क्षेत्र में जाना है, तो वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा है, इतना विशालकाय है कि भारत का जो मध्यम वर्गीय इंसान है वो तो इस ओर देख के सिर्फ आंख में आंसू लेकर आता है, और इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि अगर उसको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। और कभी किसी केंद्र सरकार ने और किसी राज्य सरकार ने इस दर्द को जानने की कोशिश नहीं की। आपको हो सकता है बुरा लग सकता है, लेकिन मन से सोचिएगा, आपने भुगता होगा इस पीड़ा को। अड़ोस पड़ोस में कोई आया होगा, प्रदीप भटनागर जी आप तो भाजपा में हैं, एक फोन कर दीजिए, 1 करोड़ रुपया लग रहा है बच्चे को डॉक्टर बनाने में, 2 करोड़ लग रहा है। तो अगर आपको रैलियों में हजारों की तादाद में भीड़ चाहिए, लड़कों की, युवाओं की, अगर आपको झंडे बैनर नारों में पूरा हुड़दंग चाहिए, तो कम से कम ये भी तो जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए कि उनको नौकरी समय पर मिल जाए, उनको शिक्षा में सरलीकरण हो जाए, उनको अपने घर मकान दुकान नहीं बेचने पड़े, या उनको गले में फांसी नहीं लगानी पड़े। तो ये भी तो सरलीकरण होना चाहिए। हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, लेकिन आज देश को जरूरत है कि यूथ एजेंडा देश में आए। वो यूथ मुख्यमंत्री कार्यालयों के बाहर पिट रहा है। अब आप ये नहीं है उसमें कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, हर एक जगह प्रदर्शन करते हुए युवा को पिटते हुए आपने खूब देखा होगा आराम से। तो इसको बदले जाने की जरूरत है,
यही दरकार हम कह रहे हैं आपसे। जितनी बातें कही मैं उस बात का समर्थन करता हूँ, और सोनी जी ने बड़ा स्पष्ट और अच्छा रखा। और वाकई में शिक्षा बिक रही है, और बहुत मोटी मोटी गड्डियों में बिक रही है शिक्षा, जिसका रोकथाम राज्य सरकार नहीं करती है। और राज्य सरकार को आगे किस काम में करना चाहिए। और जो दिल्ली की बात करी सोनी जी ने, ये कोई दोहराई नहीं है, मेरे पास भी आते हैं और अभी फिर एडमिशन शुरू हो रहे हैं, मेरे पास आ चुके हैं। ये पीड़ा मैं देखी है, जब किसी का एडमिशन नहीं करा पाते, इतनी अप्रोच होने के बावजूद भी तो बहुत पीड़ा होती है कि हमारा साथी है, हमारा भाई है, हमारा कार्यकर्ता है, फिर भी नहीं करा पाते। में से कोई गलत नहीं है, मगर सोनी जी इसी चीज को लेके ही त्रिशूल जी उत्तर प्रदेश की सरकार इस काम को करने के लिए आगे आई है। अभी शुरुआत करिए कि हमारे यहाँ खुद विश्वविद्यालय हर जिले के अंदर हो। बिल्कुल, संवाद आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलेंगे प्रदीप भटनागर के पास। प्रदीप जी, देखिए सवाल गहरे हैं और इनका जवाब दिल से और बिल्कुल एकदम ऐसा आना चाहिए कि ये लगना चाहिए कि कुछ आगे अच्छा हो जाए। अब तक हुआ नहीं अच्छा। जी, मैंने शुरुआत जब करी आपके सवाल की, तो सबसे पहले मेरा वाक्य यही था कि जो सोनी साहब ने कहा बैठ के, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं पहले देश का नागरिक हूँ, बाद में कुछ और हूँ। देश की और देश के युवाओं के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, हम लोग जो टीवी में बैठे चिंतन कर रहे हैं और मतलब इसी विषय में लेके बैठे हैं, अगर हम अपने डिबेट से अगर आज भटक जाएंगे तो आज हम क्या दे के जाएंगे लोगों को, क्योंकि ये समय और ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला बहस का। शिक्षा अब थैलों में बिकने लगी है, नोट कागजों में बिकने लगी है। इसमें हमें रोकथाम के लिए आगे आना पड़ेगा, राज्य सरकारों को इस पे काम करना पड़ेगा। इसी तर्ज पे योगी आदित्यनाथ जी ने, जिन्हें विजय बिष्ट जी बार बार संबोधन कर रहे थे बोल के, इसी काम को लेके आगे बढ़ाते हुए हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल का काम चालू करा है। और इसको पूर्ण जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरा करेंगे। ये मिशन है। हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी आगे आएगा, तभी आज जो है सीटें आज इतनी अधिक 1400-1500 सीटें बढ़ाई गई है एमबीबीएस की, डॉक्टर के लिए, क्योंकि राज्य सरकार को अपने इस पीढ़ी को अगर ठीक करनी है, प्रदेश की पीढ़ी को, तो उन कामों पे आना पड़ेगा। वो कितनी गंभीरता से आएंगे उस चीज को देखना पड़ेगा। देखिए, उत्तराखंड है हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रोजगार की, शिक्षा की, सहूलियत की बहुत कमी है। हम कभी उस मोड़ पे नहीं जाते, वहां तक नहीं जाते जहाँ सोचना चाहिए उनके समस्या और चीजें क्या है। हाँ, उत्तर प्रदेश की अगर बताऊं तो हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े स्तर पे सरकार बनाएंगे। और जिस तरीके से हमें उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, बहन बेटियों ने, बुजुर्गों ने, हमारे दादी दादाओं ने जिस तरीके से बहुमत देके हमें बैठाया और जिनको हमने कामयाब करने के लिए काम किया, फिर उसी विशाल रूप से सरकार में आएंगे और जितना अब काम करा उस 5 वर्ष में 100 गुना आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। आप आइए उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत है। आपको जब उत्तर प्रदेश में कहीं से भी घुसेंगे, किसी भी बॉर्डर से, दिल्ली से या नोएडा से, तो आपको पता लगेगा कि आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश में जहाँ पहले घुसने से पहले डरता था आदमी कि जाम ना हो, कहीं पुलिस वाला ना पकड़ ले, पैसे ना ऐंठ ले, फिर भी हो जाए। सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में ही रहती थी जब वो डरता था आदमी, तब भी। बिल्कुल साहब, आज वही उत्तर प्रदेश है। आज सुरगम रास्ते हैं, अच्छे रास्ते बनाए गए। आज 24 घंटे लाइट आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज हमारा किसान इसीलिए आज हमारा किसान भी मैं आ रहा हूँ कर लेता है काम। आऊंगा। जयेश जी, देखिए, प्रतिबद्धता दर्शाना और प्रतिबद्धता को पूरा करना और उसके पीछे हठधर्मिता से जिद करके उसे पूरा करके दिखा देना कि देखिए ये हमने किया है, यह आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है और आज की जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि प्रतिबद्धता जो है राजनीति में वह बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने एक बहुत ही सही मुद्दा और एक बहुत ही सामाजिक मुद्दा उठाया है कि शिक्षा की जो दलाली हो रही है उस पर रोकथाम करनी चाहिए सरकार को। अब मैं यही कहना चाहूंगा कि राजनीति को विरासत
समझ बैठे हैं, भ्रष्टाचार को सियासत समझ बैठे हैं, सत्ता के नशे में चूर अजय बिष्ट उत्तर प्रदेश को अपनी रियासत समझ बैठे हैं। तो इस प्रकार की जो सत्ता है वह उत्तर प्रदेश में कार्यरत है। प्रदीप जी से कहा कि शिक्षा की दलाली पर रोकथाम होना चाहिए, तो वह इस पर मौन रहे और उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय खुलवाए गए हैं। विश्वविद्यालय खुलवाना किस प्रकार से तार्किक है कि शिक्षा की दलाली पर रोकथाम हुई, मेरी तो यह समझ से परे है। यह तो शिक्षा के दलालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जहां वह 100 सीटों की दलाली करते थे, अब वह 1000 सीटों की दलाली करेंगे। आप तो यह बताइए कि शिक्षा की दलाली पर किस प्रकार से सरकार ने रोकथाम लगाई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और आप बात करते हैं शिक्षा की, आप बात करते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कर रहे हैं। तो आप मुझे यह भी बताइए कि उस शिक्षा का आखिर क्या महत्व है यदि उसी युवा को दर दर अपना सीवी लेकर, अपना रिज्यूमे लेकर भटकना पड़ता है नौकरी के लिए, उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। तो इस प्रकार की जो समस्या है, जो युवा वास्तविक रूप से महसूस कर रहा है, इस पर सरकार मौन है, इधर उधर की बातें कर कर ध्यान भटका देते हैं। आखिरी में इन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश अब पहले वैसा राज्य था जहां पर लोग आने से डरते थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जो आप जो यह भ्रांति फैलाते हैं, जो भय की राजनीति करते हैं, जो घृणा की राजनीति करते हैं, कभी इससे ऊपर उठकर सोचिए, कभी युवाओं के लिए वास्तविक रूप से आप कुछ सकारात्मक सोचिए। आप कब तक लोगों को डरा डरा कर वोट कबाड़ने की राजनीति करेंगे? योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यह संदेश दे रहे हैं कि यह जो चुनाव है वह 80 बनाम 20% है। ठीक है, परंतु मैं उद्घोष करना चाहूंगा कि 80 बनाम 20% नहीं है, यह युवा बनाम भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बिल्कुल। योगेश जी, योगेश जी, ये जो बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है मंडल अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की, ये हालांकि सपने हैं उनके लिए कि आगे बढ़ के कुछ उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको भी ये स्थिति पता है, जो मंडल अध्यक्ष हैं और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कि भले ही वो पार्टी का तमगा और झंडा उठाए घूम रहे हों, लेकिन रोजगार के नाम पर उनके पास भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में युवा जब वोट करेगा राजनीतिक दलों को, तो बड़े मन से करेगा या भरे मन से करेगा? देखिए त्रिशूल भाई, इसमें हमारे पास वैकल्पिक तौर पे कुछ नहीं है। और जब पहली बार कोई युवा वोट डालता है, वो उत्साहित नहीं, अति उत्साहित होता है। अब मैंने पिछली भी डिबेट में आपके कही थी और उस चीज को मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आज हम उस स्थिति में कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आप चारों एक पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। आपकी माता जी अलग डालेंगी, आपकी वाइफ अलग डालेंगी, बच्चे अलग डालेंगे। तो अब जो है, जो झूठे वादे, झूठे प्रोपेगेंडे या जो प्रचार कोई भी पार्टी करती है, अब युवा थोड़ा सा उस चीज से सीख चुका है, क्योंकि दशक भर में जो हुआ और जो सोशल मीडिया पे एक चीज मैंने सपोज दैट शेयर करी, उसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच नहीं, कोई 10 साल पुरानी घटना को रिसेंट से जोड़ा और मैंने कर दिया, लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। तो वो भी बीच में 2-3 साल तक बड़ी परेशानी रही। लेकिन आज स्थिति ये है कि लोग गूगल सर्च करके उस तकनीकी बातों को जान लेते हैं। मेरा एक सर्वे चल रहा है, जैसा कि आपको पता है चुनावों में हम लोग सर्वे भी करते हैं, तो उसमें युवाओं ने कहा कि जैसे किसी ने कोई बयान दिया और उसने अपनी आगे बढ़त चढ़त बताई, लेकिन आज गूगल के दौर में और एक तथ्यात्मक रूप से उस घटना को जान के वो समझ लेते हैं। तो आज ये बात भली भांति समझ में आती है युवाओं को कि उन्हें करना क्या है। जो हमारा दौर था वो एक दिशा और एक प्रवाह में बहने वाला दौर था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो दौर नहीं है और अब जो चीजें बदल गई हैं। लेकिन युवाओं के लिए, जैसे कि आपने कहा कि वो कैसे बड़े मन से करेंगे भरे, तो देखिए कहीं तो आदमी को जाना पड़ेगा। समय समाप्त हो रहा है, मैं बहुत संक्षिप्त जवाब लेना चाहूंगा। प्रदीप भटनागर जी, कभी सोचा, आपने कभी पूछा कि ये मंडल अध्यक्षों के घर कैसे चलते होंगे? पूछा कभी पार्टी में अंदर? ये मैं कांग्रेस से भी ये पूछ लूंगा, ये ब्लॉक अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के घर कैसे चलते होंगे, ये सवाल कभी पूछा गया? और ये आप पूछ लीजिएगा उनसे, उनके दिल पे हाथ रख के कि कैसे उनके घर चलते होंगे। मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ आपके सामने, मैं भी भाजपा का 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ अपनी राजनीतिक कैरियर में। कैसे चलाया घर आपने सर? ये मैं सर, मेरा अपना व्यवसाय रहा और सबका अपना व्यवसाय है। भारतीय जनता पार्टी में यही एक सबसे बड़े प्रणाली है कि आप संगठन की तरह काम कर रहे हैं या पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। जो भाजपा में कार्यकर्ता है वो उसे संगठन समझ के काम करता है, पार्टी समझ के काम नहीं करता है। और सबके अपने व्यवसाय है। ठीक है, अगर
जयेश गुरनानी जी, ये कैसे चलते होंगे ब्लॉक अध्यक्षों के घर? पूछा आपने कभी दिल बड़ा करके अपने कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से, भाई कैसे चलाते हो, रोजी रोजगार कैसे लाते हो, दाल आटा नमक कैसे लाते हो घर में? पूछा? देखिए, ये बहुत ही एक बड़ा और एक गंभीर प्रश्न है। जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं तो मेरी पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वह कहीं ना कहीं अपने यहाँ तो किसी का व्यवसाय रहता है, किसी का कोई प्रोफेशन रहता है, किसी का कोई एम्प्लॉयमेंट रहता है। आज की तारीख में हर किसी को ये पता है कि राजनीति जो है, सिर्फ वह राजनीति कर कर पेट नहीं भर सकता, जब पेट भरी हो तभी राजनीति कर सकता है। तो इस प्रकार का जो राजनीतिक दौर है वह वर्तमान में प्रचलन में है। ठीक है। और हमारी पार्टी बड़ी नेक और स्वच्छ पार्टी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब समय समाप्त हो रहा है। योगेश जी, ये सवाल बड़ा सवाल नहीं है देश का कि मंडल अध्यक्षों का और ब्लॉक अध्यक्षों का घर कैसे चलता होगा? देखिए, बड़ा सवाल है, लेकिन राजनीति में अगर हम उम्मीद करें किसी चीज की तो वो बड़ा बेईमाना सा लगता है। ये भरे पेट का सौदा है। ठीक जो है। हमारे आपके जैसा सुबह से शाम तक नौकरी जाने वाला आदमी है, वो क्या राजनीति करेगा? बहुत स्वाभाविक बात है। यही बात है, तो यही बात सही है। समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, जयेश गुरनानी जी, योगेश सोनी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दुष्यंत कुमार ने कहा कि इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। और शायद उसी बाती की तलाश में, उसी रोशनी की तलाश में युवा निकला हुआ है। हर एक राजनीतिक दल को देख रहा है कि रोशनी उससे नजर आएगी, रोशनी उससे नजर आएगी, लेकिन रोशनी है कि एक महज धोखा है और वो किसी से नजर नहीं आती है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।